Hello Commandos, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss our chapter from class 11 physics and the name of the chapter is gravitation. So let's start discussing. ग्रेविटेशन में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो ये टॉपिक आता है यहां पर वो आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ये कहता है कि भैया यदि आपके पास में दो पॉइंट मासेस हैं, एक है m1 और एक है m2 और दोनों के बीच की दूरी यदि r है तो उनके बीच में लगेगा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहा जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसे क्या कहने वाले हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने वाले हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, जिसे हम कंबाइनली ये कहने वाले हैं कि जो यहां पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने वाला है वो आएगा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, G क्या है? व्हाट इज दिस G? G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G कितना क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यहां पर G क्या है? G है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसके डायमेंशंस आपको निकाल के रख लेने चाहिए क्योंकि 2022 के पेपर में इस चैप्टर से डायमेंशंस का मैच द कॉलम का सवाल आया हुआ है। इस चैप्टर में से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये कुछ 4 पॉइंट बना के उन्होंने मैच द कॉलम में सवाल डाला हुआ है, तो उसे आप जरूर देखें। अब सवाल ये उठता है, अब इसमें ये जो लॉ दिया गया है इसकी क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसकी क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि भैया ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम मतलब ये जो दो मासेस आपके रखे हैं उनके बीच में कितना फोर्स है, वो एयर में रखे रहें या कहीं और रखे रहें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये हमेशा सेम रहेगा, मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा, ये जो है हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर मतलब यहां पर कभी भी रिपल्शन की बात नहीं होगी, हमेशा अट्रैक्शन की बात होगी, मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। ये पॉइंट मासेस के साथ ही साथ एप्लीकेबल टू बिगर बॉडीज ऑल्सो। अलॉन्ग विद पॉइंट मासेस, मतलब पॉइंट मासेस पे तो है ही है, पॉइंट मासेस के साथ साथ में हम बड़ी बॉडीज के लिए भी इन्हें एप्लीकेबल करेंगे। मान के चलो यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी है आपके पास में, कोई यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा? वो सेंटर पे होगा। तो जो डिस्टेंस लेनी है, डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, डिस्टेंस जो आपको लेनी है वो सेंटर टू सेंटर, हमारे लिए यही केस है। ठीक है, तो ध्यान रखना यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडीज मतलब स्फीयर वगैरह आपको दे दिए जाएं तो आपको इसका ध्यान रखना है, सेंटर टू सेंटर मिलाना है। जैसे मान के चलो यहां पर आपके पास में एक बॉडी है m1 और इसकी रेडियस है r1, ऐसे यहां पर एक बड़ी बॉडी है जिसका मास है m2 और ये है रेडियस है r2, और मान के चलो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी यदि r दे रखी है तो fg जो आएगा वो आएगा Gm1 m2 अपॉन r प्लस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये चलने वाला है। इज इट क्लियर? फिर कुछ और प्रॉपर्टीज,
इट इज अ सेंट्रल फोर्स, ये आपका एक सेंट्रल फोर्स होता है। फिर इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको याद होनी चाहिए। एक और प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करूंगा कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज इन विसिनिटी। इसका मतलब समझ में आता है? इसका मतलब बस इतना सा ही है कि मान के चलो मैंने बोला यहां पर एक बॉडी है M1 और यहां पर एक बॉडी है M2, दोनों के बीच में फोर्स क्या हो गया? मैंने बोला इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है F1, ठीक है। अब मान के चलो मैं यहां पर एक तीसरी बॉडी और रख दूं M3, तो भैया ये M3 के होने या ना होने से इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो आपका एज इट इज ही रहने वाला है। एक और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, इट एक्ट्स along the line joining the centers of two bodies। जो दो बॉडीज हैं उनके सेंटर्स को मिलाने वाली रेखा के along ये लगता है, यस और नो। बस ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको यदि आप याद रखोगे तो ये आपके पास आपको क्या करेंगे? फायदा पहुंचाएंगी, यस और नो, श्योर। चलो, इतनी प्रॉपर्टीज को देखने के बाद में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम एक सवाल करते हैं, और इस सवाल को आप देखिए एक्चुअली क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बात हम पहले से जानते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हमें आइडिया है। तो उसी से रिलेटेड यहां पर एक सवाल दिया गया है। सवाल को देखिए क्या है, दो पॉइंट मासेस है ए और बी, जिनके मासेस का जो रेशियो है वो 4:9 है। मतलब यहां पर एक पॉइंट मास है ए, यहां पर एक पॉइंट मास है बी, ठीक है। इनका मासेस का रेशियो है 4:9, मतलब इसे मैं मान लूं 4m है और ये है आपका 9m, ऐसा दिया है उन्होंने, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है। ध्यान रखना, ये एक काम करो, इसे कैपिटल M बना लो, 4 कैपिटल M और 9 भी कैपिटल M, क्योंकि नहीं तो वो स्मॉल m से कंफ्यूजन हो जाओगे। When another point mass C of, अच्छा ये भी मास कैपिटल M है क्या? कोई बात नहीं, फिर तो ऐसे ही करना पड़ेगा भाई। C जिसका मास कैपिटल M है, इसे हम लोगों ने A और B के बीच में कहीं तो भी रखा है, और कुछ इस प्रकार से रखा है कि नेट फोर्स ऑन C क्या है? 0। तो भैया मैंने यहां पे कहीं रख दिया है C, जिसका मास है कैपिटल M, और इस C पर नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो C की A से आपको बतानी है दूरी। मैंने मान लिया ये दूरी है x, तो ये वाली कितनी बचेगी? 1 - x बचेगी। तो ये आपको x यहां पर बताना है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि नेट फोर्स C पर क्या है? 0। तो नेट फोर्स ऑन C 0, तो भैया C पर एक तो फोर्स लगा रहा है ये A वाला जो अपनी इधर खींचना चाहता है, एक लगा रहा है B वाला जो इधर खींचना चाहता है, यस और नो। मैं इसे नाम दे दूं यदि F1 या FCA, फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ A और फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ B, बराबर। तो ये यदि दोनों बराबर हो गए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो मैंने यही कहा यहां पर, फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ A बराबर फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ B। तो भैया फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ A कितना आएगा? G 4m कैपिटल M अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और इधर से यदि मैं देखूंगा तो यह आएगा 9m कैपिटल M अपॉन डिस्टेंस कितनी है? 1 - x का होल स्क्वायर। देखो G से G कैंसल, M कैंसल हो जाएंगे, और यहां पर ये बचेगा 4/x² और ये बचेगा 9/1 - x का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपके पास में आएगा 2/x बराबर 3/1 - x। आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2 - का 2x बराबर 3x। तो यहां से देखिए 5x बराबर आएगा 2,
तो x बराबर आएगा 2/5 मीटर। खत्म सवाल। तो ये एप्लीकेशन है भाई। देखो फोर्स का फॉर्मूला तो सिंपल है, उसमें क्या रखा है। अब मैं पूछूं 1 kg 2 kg के दो मासेस है, इनको यहां पर रखा है, तो बताओ भैया कि कितना आएगा फोर्स। तो वो तो सवाल आराम से वैसे भी हो सकता था। ठीक है, तो सवाल कुछ ऐसे बनेंगे। अब यहां पर एक और सवाल मैंने आपके सामने दिया है और जिसका आंसर मैंने साथ में रखा हुआ है ना। क्या है? अ पॉइंट मास स्मॉल m इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L। मतलब यहां पर है एक आपके पास में m मास की रॉड है जिसकी लेंथ यहां पर उन्होंने दे रखी है L, और इस रॉड के वन एंड से d दूरी पर, कितनी दूरी पर? d दूरी पर एक स्मॉल m मास यहां पर रखा हुआ है। यही कह रहा है ये। तो सवाल क्या पूछ रहा है? फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द पॉइंट मास। तो जब ऐसा कोई सवाल यदि आपको दिखे तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है और वो है बेटा आपका इंटीग्रेशन का तरीका। मतलब कैसे? तो हम ये कहते हैं कि भैया यहां से x दूरी पर आकर के, x दूरी पर मैं इस रॉड का एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं जिसका लेंथ है dx और मास है dm। लेंथ कितनी है? बहुत ही छोटा सा है dx। ये पॉइंट मास मैंने बना दिया। अब इस छोटे से मास के कारण मैं फोर्स लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बोलो फोर्स कितना आएगा? तो छोटा सा फोर्स आएगा G स्मॉल m D कैपिटल M अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मुझे तो चाहिए पूरी रॉड के कारण फोर्स, तो पूरी रॉड के कारण जो फोर्स आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन df G स्मॉल m D कैपिटल M अपॉन एक्स स्क्वायर। कहां से कहां तक? तो भैया ये D से लेकर के और D प्लस L तक। अब यहां पर ये x है, यहां पर ये dm है, तो ये कैसे आएगा? तो L लेंथ की रॉड का मास है m, तो 1 का आएगा m बाई L, तो dx का कितना आएगा? m बाई L इंटू dx, और ये जो डेटा है ये बनेगा dm। मतलब यहां से मैं dm को हटाऊं और इसकी जगह लिख दूं m बाई L और dx, और इस इंटीग्रेशन को यदि मैं सॉल्व कर लूं तो f का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन D प्लस L। ठीक है, अच्छा रिजल्ट है, याद रख सकते हैं। करने का तरीका भी मैंने यहां पर आपको समझाया है ताकि आपको परेशानी यहां पर न हो। ठीक है, श्योर है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या करना है? इस पॉइंट मास से x दूरी पर जाके छोटा सा एक एलिमेंट लिया dx लेंथ का जिसका मास dm है। इस छोटे से पॉइंट मास के कारण तो मैं फोर्स बता सकता हूं क्योंकि वो मैंने पढ़ा हुआ है। अब यहां पर कोई यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी तो है नहीं, रॉड है, तो इस पॉइंट की दूरी अलग है, इस पॉइंट की दूरी अलग है, सबकी दूरी अलग अलग है, तो सबके कारण फोर्स अलग अलग आएगा, और सबके फोर्सेस को निकाल के यदि मैं समेशन कर लूं तो मैं नेट फोर्स निकाल सकता हूं। तो उसके लिए मैंने इंटीग्रेशन की सहारा लिया कि x दूरी पर जाके छोटा सा एलिमेंट लिया, उससे मैंने फोर्स निकाला, और पूरा फोर्स निकालने के लिए क्या कर दिया? इंटीग्रेशन, एंड दैट्स इट। सिमिलर वे में आगे जब बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में, तो हमारे पास में बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसे आप पहले ही कैलकुलेट करते हैं, पहले से ही आप उसके बारे में जानते हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर स्मॉल g के बारे में, हम यहां पर बात कर रहे हैं स्मॉल g के बारे में। तो भैया कहानी ये है कि ये यदि हमारे पास में अर्थ है, ये कौन है? ये है हमारी अर्थ। हमने माना कि भैया इस अर्थ की जो रेडियस है वो है r और इसका मास जो है वो कैपिटल M है। मैंने क्या माना? अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M, रेडियस जो है वो है कैपिटल R। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये जो आएगा ये सॉल्व होके आएगा G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं यहां पर कि ये जो M आता है वो आता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और रेडियस होती है अर्थ की 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करते हैं
तो यहां पर अर्थ की सरफेस के पास में यहां पर कोई पॉइंट है तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होता है वो फॉर्मूला वाइज आता है gm/r², जिसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें पता होना जरूरी है। तो इस फॉर्मूले का यूज किया है जब हमें ये 9.8 पता है तो भैया इससे हमारे पास में कुछ ऐसे सवाल बनते हैं कि मान के चलो कोई दूसरा प्लेनेट है जिसका मास कुछ दे दिया, उसको कंपैरिजन के सवाल के तौर पे यहां पर देखना है। मतलब सवाल आपसे ऐसे पूछेगा कि कोई दूसरा प्लेनेट है जिसका मास अर्थ के मास का इतना गुना है, रेडियस इतनी गुनी है, तो उसकी सरफेस पर आप बताइए कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो उसके कंपैरिजन के लिए ये फॉर्मूला काम में आता है। एक और चीज समझिए कि हम जानते हैं कि कभी कभी क्या करता है कि मास और रेडियस दिया है तो ठीक है इससे कर लेंगे, लेकिन कभी कभी सवाल ऐसा दे देता है कि वो सिर्फ बोलता है कि कोई प्लेनेट है जिसकी रेडियस जो है वो अर्थ के इतना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मास को हम डेंसिटी और वॉल्यूम के फॉर्मूले से निकालते हैं तो जी का एक और फॉर्मूला आता है जो आता है 4/3 पाई रो जी आर। तो यहां पर जब वो सवाल बोलता है तो वो बोलता है कैसे कि एक दूसरा प्लेनेट जो अर्थ के सिमिलर है बट उसकी जो रेडियस है वो 2 गुना है, 4 गुना है, 8 गुना है, 10 गुना है। तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ध्यान से समझना। अब ये आपकी न्यूमेरिकल की टेक्निक है कि मास और रेडियस दोनों पैरामीटर दिए हो तो ये वाले फॉर्मूले से सवाल को सॉल्व करना है, लेकिन सिर्फ रेडियस की बात यदि कर रहा है तो आपको हमेशा इस वाले फॉर्मूले से सवाल को सॉल्व करना है। नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपको सवाल में मास और रेडियस दोनों दिए हैं तो आप पहला फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि सिर्फ रेडियस दे रखी है तो नीचे वाले फॉर्मूले का यूज करना है। क्या ये बात आपके दिमाग तक पहुंच रही है? क्या ये वाली जो बात है ये आपके छोटे से दिमाग तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? बोलो भाई। क्या कोई रॉकेट साइंस है यहां पे? नहीं। अब ये क्या है ना, ये जो जी है ना, ये पूरी सब जगह कांस्टेंट नहीं है, ये बदलता है। जैसे अब देखो यहां पर एक सवाल ही दे दिया। देखो सवाल देखो क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज मेड ट्वाइस द प्रेजेंट वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस विल बिकम। क्या होगा? तो देखो सिर्फ रेडियस की चर्चा कर रहा है। ये किसकी कर रहा है? सिर्फ रेडियस की। तो भैया हम जानते हैं जी प्रोपोर्शनल टू आर होता है डायरेक्टली। कब? जब अकेली रेडियस के बारे में बात करी गई है। तो आपने क्या बोला कि आपने रेडियस को ट्वाइस कर दिया तो जी डैश कितना आ जाएगा भैया? 2g। क्यों? रेडियस को आपने डबल कर दिया। भाई आर डैश क्या है? 2r है, तो जी डैश 2g हो जाएगा। यस और नो? आगे देखो, अब ये जो g है ये बदलता है जैसे मैंने आपको बोला है, तो इसका हाइट के साथ वेरिएशन। मतलब कहानी सिंपल है कि ये जो अर्थ है जिसकी रेडियस कैपिटल R है ना, और मास कैपिटल M है, इसकी सरफेस पर यहां से यदि मैं h हाइट पर चला जाऊं तो इस जगह पर g एट हाइट h कितना होगा? तो ये होगा भैया g एट हाइट h बराबर g r स्क्वायर अपॉन r, या इसको ऐसे लिखते हैं पहले, ये होगा g कैपिटल M अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, जिसे आगे जाके लिखा जा सकता है जी आर स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर एट हाइट h। अब ये हाइट कितनी भी रहने दो, लेकिन मान के चलो यदि ऐसा हो जाए क्या कि भैया यदि हाइट स्मॉल हो जाए, फॉर स्मॉल हाइट, मतलब h इज वेरी वेरी लेस देन r, लाइक 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऐसी कोई हाइट दे दी, तो हम इस फॉर्मूले को जब सॉल्व करते हैं तो ये बनता है g 1 माइनस का 2h अपॉन r। ये फॉर्मूला यहां से यहां पर कन्वर्ट कैसे होता है? तो बाइनोमियल एक्सपांशन का हम प्रयोग करते हैं और g यहां पर फिर बदलने लगता है। फिर g यहां पर बदलने लगता है कितना? g 1 माइनस का 2h अपॉन r। ये फॉर्मूला बनता है। हमें फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे तभी आपसे सवाल सॉल्व होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट वाले यहां पर सवाल नहीं बनते हैं, कॉन्सेप्ट सिंपल रहते हैं। अब यहां पर लिखा है परसेंटेज डिक्रीमेंट फॉर स्मॉल हाइट,
तो भैया देखो परसेंटेज डिक्रीमेंट, ये मैं क्यों कह रहा हूं, डिक्रीमेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे आप h को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसलिए मैं यहां पर बात करता हूं परसेंटेज डिक्रीमेंट। तो भैया देखो एक बात समझना, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 परसेंटेज डिक्रीमेंट का यही मीनिंग है। तो ये आएगा जी एट हाइट h माइनस जी अपॉन जी इंटू 100, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2h अपॉन r इंटू 100, बट कंडीशन अप्लाई फॉर स्मॉल हाइट h, दैट इज h लेस देन r के केस में ये एप्लीकेबल है। h लेस देन r के केस में ये एप्लीकेबल है। ठीक है, श्योर है? जी एच माइनस जी अपॉन जी इंटू 100, हाँ ठीक है। तो ये डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 की यहां पर बात हो रही है। आगे हम बढ़ते, देखो ये 2020 का एक सवाल है। अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये बताओ रेडियस देखने में बड़ी है या छोटी है? काफी बड़ी है। तो सवाल में बोला गया है एक बॉडी, देखो सवाल को ध्यान से समझो, ये यदि मैं अर्थ मान लूं तो सवाल ये कह रहा है यहां पे कोई तो भी बॉडी है, उसका जो वेट है सरफेस पर वो है 72 न्यूटन, बराबर। अब आप बताओ वेट क्या होता है? तो वेट होता है वास्तविकता में mg। अब मास तो कभी बदलता नहीं है, मतलब बदलता कौन है? g, और g के बदलने से बदलता है वेट, g के बदलने से बदलता है वेट। अब सवाल वो कह रहा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो भैया देखो उसने वेट ऑन सरफेस दे रखा है, मतलब ये दे रखा है उसने कितना, 72 न्यूटन। अब मैं आपसे पूछूं वेट एट हाइट h, तो ये आएगा m इंटू जी एट हाइट h, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, m, जी एट हाइट h को लिख सकता हूं g सरफेस r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला डेटा कितना है? ये है आपका 72 न्यूटन, r स्क्वायर अपॉन r प्लस का h कितना है, हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस, मतलब r बाई 2 का स्क्वायर। हाइट कितनी है? हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब यहां पर आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखो ये r स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा, ये 3/2 का स्क्वायर आएगा, मतलब ये आएगा 72 इंटू 4 जाएगा ऊपर, ये आएगा 9 नीचे, 9 8 72 8 चौक 32, 32 न्यूटन। खत्म सवाल, सिंपल। 72 32 न्यूटन। अगला है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कहानी ये है भैया देखो कि जब आप ये अर्थ पे जब आप बात करते हो रेडियस r मास m के लिए, यदि आप यहां से d गहराई पर पहुंच जाओ, कहां पहुंच जाओ, तो d गहराई पर यदि आप पहुंच जाओगे तो यहां पर g कितना आएगा, ये हमारा सवाल है। ये हमारा क्या है, सवाल है। अब देखो जब पॉइंट यहां था तो पूरी अर्थ के कारण उस पर फोर्स लग रहा था, लेकिन जब पॉइंट यहां पहुंचा है तो इतनी सी अर्थ के कारण फोर्स लग रहा है, और ये वाला जो है ये कितना है, r माइनस डी है। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो g एट d आता है 4/3 पाई रो g r माइनस डी, और एक और आता है g d, ये आता है g 1 माइनस डी अपॉन r। अब यहां पर देखो डेप्थ में कोई ऐसा नहीं है कि स्मॉल डेप्थ या मैक्सिमम डेप्थ, क्योंकि डेप्थ मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकती है, सेंटर तक। जब d इक्वल टू r हो जाएगा तो gd बराबर 0 आएगा। ध्यान रखना, एट d बराबर r, दैट इज एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ gd कितना आएगा, 0। gd कितना आएगा, 0। श्योर है? बड़ा ही आराम से क्लियर। परसेंटेज डिक्रीमेंट फॉर डी, वही है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100।
तो ये आएगा GD माइनस जी अपॉन जी इंटू 100, तो ये आएगा D बाई R इंटू 100। क्यों, आप फॉर्मूला लिख के देखिए, आपको यही आंसर मिलने वाला है। अगेन यहां पर भी परसेंटेज डिक्रीमेंट की बात करी है, मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां होती है, सरफेस पर। सबसे ज्यादा कहां होती है, सरफेस पर होती है। यस, इससे रिलेटेड एक और सवाल है। अच्छा, ये 2020 का नहीं है, सॉरी, वो 2020 का था, वो यहीं पे लिखा रहेगा, मैंने सवाल को थोड़ा सा चेंज किया है। डेप्थ इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, सवाल बिल्कुल वैसा ही है। देखो, सरफेस पर वेट है mg एट सरफेस, जो है 72 न्यूटन, बराबर। तो डेप्थ में वेट कितना आएगा, तो ये आएगा mg एट डेप्थ, जिसे आप लिख सकते हो mg एट सरफेस 1 माइनस डी बाई आर। सिंपल तरीका है। अब यहां पर खास बात देखो, ये mgs तो आपको उसने दिया है, और ये आएगा 1 माइनस डी, कितना है, r बाई 2 अपॉन आर। सॉल्व करेंगे 72 इंटू 1 बाई 2, कितना आ रहा है, 36 न्यूटन। कितना आ रहा है, 36 न्यूटन। सिंपल। इज इट क्लियर टू यू? 36 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेशन ऑफ अर्थ। एक्चुअली यहां पर रोटेशन का मतलब है लैटिट्यूड से, ठीक है। कहानी ये है भाई कि देखो, ये जो अर्थ है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस आर है, ये हमने अर्थ मानी है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ये जो है यहां पर ये बनता है इक्वेटर। ये क्या होता है, इक्वेटर। यदि आप यहां पर इस अर्थ पर यहां से मान के चलो यहां पहुंच गए लैम्बडा पोजीशन पर, लैम्बडा के लैटिट्यूड पर जाकर के यदि आप खड़े हो और उस जगह यदि आप जी की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो ध्यान रहे जो ये आएगा, इसे हम यहां पर नाम देते हैं जी डैश। तो ये जो जी डैश आएगा वो आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। अब कई लोग ढूंढ रहे होंगे ये ओमेगा कहां से आया, तो भैया देखो, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर घूमती है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो आप अर्थ की सरफेस पर यदि ऐसे चलते हो, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो, तो यहां पर लैटिट्यूड चेंज होता है, और लैटिट्यूड के चेंज होने के कारण, लैटिट्यूड के चेंज होने के कारण आपके जी की वैल्यू भी होती है चेंज। इक्वेटर के लिए यहां पर लैम्बडा बराबर आता है 0, और यहां पर लैम्बडा बराबर आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब यदि मैं बात करूं एट इक्वेटर, तो जी ई आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। क्यों, लैम्बडा है 0, तो कॉस 0 है 1। और यदि मैं बात करूं पोल्स पर, यदि मैं बात करूं पोल्स पर, तो जी एट पोल्स आएगा कितना, जी। तो बताओ दोनों में से बड़ा आंसर कौन सा है? पोल्स पर जी की वैल्यू बड़ी होती है कंपेयर टू इक्वेटर, कंपेयर टू इक्वेटर। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ते जाता है। यस और नो? श्योर है? और पोल्स से इक्वेटर पे आओगे तो घटेगा, पोल्स से इक्वेटर पे आओगे तो घटेगा। अच्छा, यहां पर देखो एक टर्मिनोलॉजी आ रही है ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा स्क्वायर आर को जब मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ओमेगा स्क्वायर आर आता है 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखें, बहुत ही बड़ी वैल्यू नहीं है, छोटी सी वैल्यू है, लेकिन हमें ध्यान होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक छोटी सी हेडिंग लिखी है, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ फॉर सेम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये यदि आपकी अर्थ है, ये है आपकी अर्थ, ये है रेडियस आर। सवाल में बोला है
कि मान लो सरफेस से आप कहीं h हाइट पर गए हो और यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है gh, और सरफेस से कुछ गहराई पर आप गए हो, ये गहराई है हमने माना d, यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है gd। यदि ये दोनों की वैल्यू है समान तो रिलेशन क्या है? g एट हाइट h इक्वल टू g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट डेप्थ, कंडीशन अप्लाई h इज लेस देन r फॉर सेम वैल्यू, लेकिन स्मॉल हाइट स्मॉल होगी तभी ये रिलेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो क्या लिखोगे बेटा? ये आएगा g 1 माइनस का 2h अपॉन r और ये आएगा g 1 माइनस का d अपॉन r। थोड़ा काटा पीटी करो इनको सबको, तो d बराबर आएगा 2h। मतलब यदि आप 1 किलोमीटर ऊपर जाके g की जो वैल्यू निकालोगे उसके लिए आपको 2 किलोमीटर गहराई में जाना पड़ेगा। 1 किलोमीटर ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वही एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको कहां मिलेगी? 2 किलोमीटर की गहराई पर। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी वो गहराई में जाने पर कितनी हो जाएगी? गहराई में कितना जाना पड़ेगा उस वैल्यू के लिए? 2 किलोमीटर। कितना जाना पड़ेगा? 2 किलोमीटर। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में था। इसमें देखो एक सवाल है, 2017 का सवाल है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज सेम एज एट अ डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो d कितना आएगा? तो अभी मैंने स्टेटमेंट बोला था d बराबर, देखो रिलेशन आपको पता है 2h है, हाइट आपको गिवन है 1 किलोमीटर, तो गहराई कितनी आएगी? 2 इंटू 1 मतलब 2 किलोमीटर। 2017 का ये सवाल है। आगे बढ़ता हूं और अगला जो टॉपिक शुरू होता है इसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आखिर ये चीज है क्या? तो कहानी इतनी सी है भैया कि देखो, जैसे मान के चलो यहां पर एक पॉइंट मास रखा है या बड़ा मास रखा है m, और यहां पर एक छोटा सा यूनिट मास में लेके आया। तो भैया ये इन मान के चलो किसी समय इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, तो m नॉट क्या करेगा? इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। क्यों? क्योंकि m नॉट जो है वो m की विसिनिटी में आया, m के एरिया में m नॉट ने एंट्री मारी, तो इसके कारण m नॉट ने एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस किया है। m के बड़े m के रीजन में ये m नॉट घुस आया है। जैसे वायरस के घोंसले में कौन आया था? रेंचो। वैसे तो m के रीजन में m नॉट आया, तो इस m नॉट पे क्या होगा? ये एक फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स कब लगा? जब m नॉट कैपिटल M के रीजन में आया। तो वो जो रीजन है, और या कहिए वो जो फोर्स है, कितना फोर्स लग रहा है, अब इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यस और नो? तो हम ये कहते हैं द अमाउंट ऑफ फोर्स experienced by a unit mass m naught at a distance r from a massive body m, तो उसे हमने कहा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसे आप I से, IG से, EG से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भैया EG जो आएगा वो आएगा फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ? ये आएगा G कैपिटल M स्मॉल m नॉट अपॉन r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई
एम नॉट, सॉल्व करने पर ये आया है gm अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, न्यूटन पर केजी। इसकी जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, न्यूटन पर केजी। देख लो, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। यस, यस और नो। आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट मास m, तो भैया ये कह रहा है कि कैपिटल M मास से r दूरी पर यहां पर ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी आएगी, तो ये आएगी Eg बराबर G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। निकाली कहां से भैया, यहां पर एक पॉइंट मास रख के चेक कर लिया, पॉइंट मास रख के चेक किया, फोर्स निकाला, डिवाइड बाई यूनिट मास कर दिया, और आपके पास में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहां पर आ चुकी है। यस और नो। सेम हम यहां पर बात करते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। मतलब ये यदि ऐसा है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है, ठीक है, ध्यान से बोलना, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, इसका मास मैंने माना है कैपिटल M, और इसकी जो रेडियस मैंने मानी है वो है कैपिटल R, ठीक है। अब मैं यहां पर 3 पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। लेट्स से यहां पर एक पॉइंट है A जो कि आउटसाइड है और इसकी जो डिस्टेंस है वो है R। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A दैट इज आउटसाइड वो आएगी gm अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यदि यही पॉइंट यहां सरफेस पर होता तो इसकी डिस्टेंस R बन जाती, तो एट सरफेस जो है वो आएगा gm अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखना, मैं यहां पर मैंने बात करा है पहला केस आउटसाइड, दूसरा केस जो मैंने यहां पर बात करा है वो है एट सरफेस, और तीसरा केस जो हम यहां पर बात कर सकते हैं वो है इनसाइड। इनसाइड मतलब मैंने मान लिया कहीं यहां पर है पॉइंट C और ये दूरी है स्मॉल r, तो इस समय EC जो आएगा वो आएगा G कैपिटल M स्मॉल r अपॉन R क्यूब। यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ वेरिएशन का, तो ध्यान से देखें बेटा, जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं स्मॉल r का, तो देखो यदि मैं बात करूं, अच्छा एक बात और समझ लेना, ये जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। Eg क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। पिछले पेज पे जगह है क्या, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द मास, डायरेक्शन कहां होगी, टुवर्ड्स द मास, मतलब यहां पर यदि देखूंगा तो डायरेक्शन आएगी Eg वेक्टर की ये वाली, ठीक है। सो ये कहानी है। तो अब देखना, ये यदि मैंने Eg लिखा है और एक मैं लिख रहा हूं Eg वेक्टर, तो भैया वेक्टोरियली और इसमें क्या अंतर आएगा, तो यहां पर है स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो देखो ये यहां तक पहुंचे हम लोग, और ये ऐसे, ये वेक्टोरियली है, ये क्या है, वेक्टोरियली है। लेकिन यदि मैं इसे मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो ये और ये, ठीक है, ये क्या है, Eg वेक्टर के मैग्नीट्यूड का ग्राफ, और ये क्या है, Eg वेक्टर का ग्राफ, ठीक है। मिरर इमेज है और कुछ नहीं है, मिरर इमेज है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहां पर ये सेंटर से डिस्टेंस चेंज हो रही है, इतना हमें रखना है याद। यस और नो, ठीक है। आगे है इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल, तो वही कहानी, हमने एक शेल माना। शेल का मतलब देखो, ये शेल का मतलब होता है खोखला गोला, हॉलो स्फीयर। शेल का मतलब क्या होता है, हॉलो और स्फीयर, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर की हम बात कर रहे हैं,
जिसकी रेडियस है r, जिसकी रेडियस है r, मास है कैपिटल M। तो मैं सिंपल एकदम आसान भाषा में यदि मैं बात करूं तो ध्यान रखें, E जो है यदि मैं पॉइंट वाइज लिखूं, अगेन वही पॉइंट बना देता हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पॉइंट लिया A, तो ये वाली डिस्टेंस को मैं मान रहा हूं R है, ठीक है। तो बताओ कितना बनेगा भाई, सेम, भाई खोखला हो या बा कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कब लिखा है मैंने, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। लेकिन यही पॉइंट यदि मेरा यहां आ जाए B, तो ये कैपिटल R हो जाएगा डिस्टेंस। मतलब दूसरा केस मैं लिख सकता हूं EB, ये आएगा G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर कैपिटल, कब स्मॉल r बराबर आ जाए कैपिटल R। लेकिन यदि मेरा पॉइंट जो है ये स्मॉल C पॉइंट यदि अंदर आ जाए तो भैया आंसर बन जाएगा EC का कितना, 0, कब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। कंडीशन अप्लाइड। हॉलो स्फीयर, सॉलिड में क्या हुआ, यही चीज GMR अपॉन R क्यूब हुई है, लेकिन हॉलो में क्या हो गई, 0 हो गई, अंदर 0 हो गई, ठीक है। यस और नो सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल। और यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा भाई, वही स्मॉल r। अब ध्यान से वही वाली कहानी है कि यदि मैं ग्राफ बना रहा हूं EG वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो येलो ग्राफ, तो यहां पर देखो मैंने माना स्मॉल r बराबर है कैपिटल R, तो भैया देखो अंदर तक तो वो 0 ही है, लेकिन वहां से आगे वेरिएशन कुछ वैसा ही है। यस और नो, और ये डेटा है G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये है आपका EG वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर में बनवा दिया तो भैया हम इसे लिखेंगे EG वेक्टर, इसी पर है ये। देखो यहां तक तो ये 0 ही होने वाला है, लेकिन यहां से ये ऐसे आने वाला है, और ये आपका बतला रहा है EG वेक्टर माइनस G कैपिटल M अपॉन मिरर इमेज, नथिंग एल्स। मैंने लिखते समय यहां पर मैग्नीट्यूड ही लिखा है, लेकिन ऊपर देखना मैंने इस y एक्सिस पर ये दोनों की दोनों चीजें हैं। बिल्कुल सिंपल है। देखो जितना डरोगे उतना चैप्टर डराता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। डरोगे तो बिल्कुल आपको परेशानी होगी, लेकिन नहीं डरोगे तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अगला पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, तो भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिंपल सी बात ये है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास। अच्छा मैंने पिछली बार यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो नहीं लिख दिया ना गलती से, क्या होता है ना कई बार वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली डेफिनेशन होती है। ठीक है यूनिट मास ही लिखा है, मुझे पता लगा पॉजिटिव वर्ड लिख दिया मैंने, पॉजिटिव यूनिट। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास m नॉट from infinity to a point at a distance r, at a distance r from mass m, from mass m। मतलब अब जब मैं इसे डिनोट करूंगा तो मैं इसे करूंगा Vg से, तो Vg जो आएगा वो आएगा वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू डिस्टेंस r। यस और नो, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, ये तो क्या हो गई इसकी डेफिनेशन। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ये ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव। जिसके लिए मैंने यहां पर लिखा है फॉर्मूला, मतलब यहां पर यदि m मास है और इससे r दूरी पर जाकर के मैं यहां पूछता हूं कि भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आएगा, तो भैया जी Vg जो आएगा वो आएगा माइनस G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। ध्यान रखें ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है,
एक स्केलर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी थी? वो थी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, जबकि ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी। यस और नो? श्योर है? कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है वही कहानी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अब आप में से कई लोग सोच रहे हैं रिंग और डिस्क, तो वो नहीं है बेटा, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। सॉलिड वगैरह वाले चीजें, चूंकि अर्थ के बारे में बात चल रही है, तो अर्थ से रिलेटेड ये सारी चीजें बन सकती हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए। हमने यहां पर जो लिया है उसका मास है कैपिटल एम और रेडियस हमने ले रखी है कैपिटल आर। वही कहानी, वही गोला दोहरा दिया है हमने रेडियस आर के साथ में, जिसका मास है कैपिटल एम, रेडियस है कैपिटल। हमने बोला कोई पॉइंट है ए जिसकी डिस्टेंस है यहां से स्मॉल आर, तो भैया वी ए जो आएगा वो आएगा माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। यस और नो? कब? आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहां प्रॉब्लम नहीं होती है किसी को। दूसरा आता है पॉइंट बी, जहां स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो गया। प्रॉब्लम भैया जी यहां भी किसी को नहीं होगी। प्रॉब्लम भैया जी यहां पर भी किसी को नहीं होगी। प्रॉब्लम होती है यहां पर। ये है पॉइंट सी, यहां होती है असली समस्या। यहां होती है असली समस्या, वीसी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, सब में यहां पर माइनस अवेलेबल है, तो ये आएगा माइनस का जीएम 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, r लेस देन कैपिटल आर। ये कब है? जब आपका स्फीयर सॉलिड है। ये कब है? जब आपका स्फीयर सॉलिड है। कब? जब आपका स्फीयर सॉलिड है। अच्छा सेंटर पर क्या आएगा? भाई सेंटर पे भी पूछ सकते हैं यहां पर। पिछली बार तो 0 हो रहा था इसलिए टेंशन नहीं थी। जैसे मैं यहां पर पूछ लूं ओ पर, सेंटर पर, एट सेंटर स्मॉल आर बराबर 0 कर दो। चौथा एट सेंटर मतलब स्मॉल आर बराबर 0, तो वी एट सेंटर जो आएगा वो आएगा माइनस 3gm अपॉन 2r। सॉल्व करके देख लो इसको, यही आएगा। खास बात यह है कि जो वी सेंटर है वो आपका 3/2 टाइम्स, और ये जीएम अपॉन आर किसका है? सरफेस। किसका है? सरफेस। ये बनेगा ऐसा। इज इट क्लियर? यस और नो? श्योर है? पक्का है कि कोई दिक्कत वाली बात है? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। श्योर? आगे है ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। अब देखो वही कहानी फिर से चलेगी। क्या? मास हमने माना है कैपिटल एम, रेडियस हमने मानी है कैपिटल आर, और वही अलग अलग जगह पे निकालना है। जैसे यहां निकाला आपने पॉइंट ए पर, ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, कोई फर्क नहीं आएगा। पहला वीए बराबर वही रहेगा माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के केस में। दूसरा, मैं पहुंच गया यहां पर बी पॉइंट पे, तो यहां स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है, तो यहां पर भी देखिए वीबी जो आ रहा है माइनस जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। कब? जब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है। लेकिन
यदि मैं कहीं अंदर में बात करूं स्मॉल r पर, ये पॉइंट है C, तो अब जरा ध्यान रखना VC जो आएगा वो -G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R ही आएगा, चाहे भले ही छोटा है। जीरो नहीं आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की तरह। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में ये चीज क्या हो गई थी? जीरो। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में अंदर में क्या हो गई थी? जीरो। देखो ये चैप्टर ऐसा है, इसमें धड़ाधड़ सिर्फ फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं। कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तुलना में आसान है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां जो आप लिखते हो तो वहां पे क्या होता है, कई बार इंड्यूस चार्जेस और वो दुनिया भर के कॉन्सेप्ट लगते हैं। यहां ऐसा कुछ है ही नहीं। मास के कारण दूसरा मास इंड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर चीजें थोड़ी सी आसान है। ठीक है, चलो यदि मैं इसके ग्राफ की बात करूं, इवन दो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यदि मैं ये कहता हूं यहां पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R है, और मैं यहां पर यदि मैं बना लूं -G कैपिटल M अपॉन R, मतलब मैं Vg का क्या ले रहा हूं? मैग्नीट्यूड। तो भैया देखो ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, बस इतने से ग्राफ है। ग्राफ आसान है। अब देखो जाहिर सी बात है, जिनकी अच्छे से प्रिपरेशन है उनको परेशानी नहीं होगी, लेकिन जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है उनको परेशानी होने ही वाली है भाई। अब आगे है जो हमने जो दो टॉपिक पढ़े थे अभी, कौन कौन से पढ़े थे? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इनमें रिलेशन क्या है? तो रिलेशन सिंपल है, Eg वेक्टर बराबर का माइनस का dv बाई dr। याद रखें यही रिलेशन है। यहां पर इसको यदि मैं पूरा लिखना चाहूं तो मैंने बोला कि Vg इज अ फंक्शन ऑफ x y z। तो ये जो Eg वेक्टर बनता है वो बनता है माइनस डबा v बाई डबा x i कैप प्लस डबा v बाई डबा y j कैप डबा v अपॉन डबा z k कैप। ठीक है, ए रिलेशन को हमें रखना है ध्यान, जिसे मैं आगे यदि सॉल्व करूं तो भैया ये ऐसा बनता है dv बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो ये बनता है v फाइनल माइनस v इनिशियल बराबर माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ex dx x1 से x2 या x इनिशियल से x फाइनल प्लस इंटीग्रेशन y1 से y2 ey dy प्लस z1 से z2 ez dz। रिलेशन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ रिलेशन है, उस पर सवाल बवाल जनरली यहां नहीं पूछते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने यहां पर पढ़ा है। ठीक है, ये इसका एक्सपांडेड वर्जन है। मेन आप जो है इस वाले रिजल्ट को याद रखें, हो सकता है भूले भटके वो। देखो एग्जामिनर इंटीग्रेशन से ज्यादा डिफरेंशिएशन इसलिए पसंद करता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाता है। इंटीग्रेशन में कभी कभी चीजें अटक जाती हैं, इंटीग्रेशन में कभी कभी चीजें अटक जाती हैं, इसलिए एग्जामिनर भी चाहता है कि आपको यदि सवाल देना ही पड़े तो डिफरेंशिएशन का दिया जाए, ना कि इंटीग्रेशन का। श्योर? नाउ अगला जो हमारा यहां पर पॉइंट है वो है रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो आखिर क्या चीज है? तो भैया देखो, जब हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं, क्या करते हैं? सिस्टम बनाते हैं। दो मासेस जब एक जगह कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो वो एक सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं। और जब सिस्टम फॉर्म किया है तो सिस्टम कैसे फॉर्म किया? तो हम ये मान के चलते एक मास तो पहले से रखा है, दूसरे को आप अनंत से लेकर के आए। तो जब आप अनंत से उस जगह तक लेकर के आए और सिस्टम बनाने की कोशिश करी, तो इस प्रक्रिया में जो आपने वर्क डन किया है, इस प्रक्रिया में जो आपने वर्क डन किया है, उस वर्क डन
वो जो वर्क डन है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। वो जो वर्क डन है वो आपका उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे हमारे पास में मान के चलो यहां पर दो पार्टिकल हैं, एक है m1 एक है m2, दोनों के बीच की दूरी r है। तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी -Gm1m2 अपॉन R12। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो चार्जेज होते हैं तो जिनके प्लस या माइनस होते हैं, फिजिक्स में ऐसा कुछ है, सॉरी ग्रेविटेशन में जो मासेस हैं उनमें कोई प्लस माइनस का फंडा है ही नहीं, इसलिए हमेशा माइनस आएगा। क्योंकि देखो क्या है ना, मास, ये जो मासेस हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, तो यहां कभी रिपल्शन नहीं होता है। इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी जो बनती है वो यहां पर नेगेटिव होती है, क्योंकि सिस्टम खुद से ही चल के पास जाना चाहता है। M2 जो है वो M1 से दूर भागना नहीं चाहता, M2 जो है वो M1 से दूर भागना नहीं चाहता, बल्कि वो तो चाहता है कि हम कितना उसके पास यहां पर पहुंच जाएं। किसके पास? दूसरे पार्टिकल के पास। यस, तो इससे रिलेटेड जो हमारे काम की चीजें हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अर्थ पार्टिकल सिस्टम। तो हम ये कह रहे हैं, मान के चलो ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है हमारी अर्थ जिसका मास कैपिटल M है, अर्थ है जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। मास क्या है? कैपिटल M, रेडियस क्या है? कैपिटल R। और हमारे पास में यहां पर एक पार्टिकल रखा है जिसका मास है स्मॉल m। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? एक सिस्टम। तो अर्थ पार्टिकल सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। लेकिन ये कब होगी? जब हम बात कर रहे हैं सरफेस पर। कब होगी? जब हम बात कर रहे हैं सरफेस पर। लेकिन यही पार्टिकल यदि मैं कहूं कि यहां से h हाइट ऊपर पहुंच जाए तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो बन जाएगी माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। बात समझ में आ रही है? इनिशियली पार्टिकल यहां था, यहां से यहां लेकर के गए, तो इस प्रक्रिया में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती होगी? चेंज। कम हुई या बढ़ी? सोचो और बोलो। नीचे डिनोमिनेटर बढ़ा है मतलब ये ओवरऑल छोटा हुआ, लेकिन माइनस का छोटा हुआ है मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? बढ़ी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो कितना क्या चेंज आया? तो भैया ये जो डेल्टा यू आएगा वो आएगा पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस, तो जिसे हम -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। तो यहां पर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा mgh अपॉन 1 प्लस का h बाई R। यहां पर ये जो स्मॉल g लिखा है ये है एट सरफेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ये वाला g है, डेल्टा यू mgh अपॉन 1 प्लस h बाई R फॉर h लेस देन R, जैसे 10 मीटर 20 मीटर। तो भैया डेल्टा यू जो आएगा वो आएगा mgh। क्यों? h इज लेस देन R। देखो h लेस देन R का मतलब क्या है कि भैया h बाई R लेस देन 1, अप्रोक्सीमेटली आप इसे 0 मान लो। तो यहां पर जब सॉल्व कर लोगे तो डेल्टा यू जो आएगा वो आएगा mgh, जो आप वर्क एनर्जी पावर में पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो, ये वही वाली पोटेंशियल एनर्जी यहां पर निकल के आती है। यस, कोई दिक्कत होगी क्या इसमें? नहीं। इस पर एक सवाल है 2019 का यहां पर। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो ग्रेविटेशन के जो फील्ड इंटेंसिटी के मैंने जो 2 सवाल करवाए, जो ये करवाई थी थियरी, उस पे आपको 2014-15 में सवाल मिलेंगे। लगातार 2 बार वो सवाल पूछा जा चुका है।
तो उन सवालों को देखना जरूर बेटा, ठीक है। सवाल है द वर्क डन टू रेज अ मास स्मॉल m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट h। इसको देखना, सरफेस से हाइट h पे उठाने में बोला क्या है, वर्क डन। अरे हमने तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, तो भैया पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन। जितना आपने वर्क डन किया वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये कितना आएगा, mgh अपॉन 1 प्लस का h बाई r। तो mgh, h कितना है, विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, mgr अपॉन 1 प्लस का r बाई r। ये आएगा mgr बाई 2, mgr बाई 2, mgr बाई 2। खत्म कर सकते हैं। एक और सवाल है, यहां पर सवाल है लेकिन हम इसका करेंगे रिजल्ट डायरेक्टली याद। हम इसका करेंगे रिजल्ट डायरेक्टली याद। क्यों भैया, सवाल देखो क्या सवाल है, पहले सवाल पढ़ लो एक बार अच्छे से। A particle is fired vertically upward with a speed v0. Calculate the maximum height attained by the particle and also find the speed at a distance h above the surface of earth. तो समझिए, ये अर्थ है, ये अर्थ की रेडियस r है, यहां से आपने किसी पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया है v0 स्पीड से। तो ये वो वाला नहीं है h मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g लगा दो, नहीं, यहां थोड़ा सा रिजल्ट बदल जाएगा और वो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा h मैक्सिमम बराबर v0 स्क्वायर r अपॉन 2gr माइनस का v0 स्क्वायर। ठीक है, आगे चल के इस रिजल्ट को आप चेंज कर लोगे, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी हमने, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई हैं, इसलिए अभी के लिए आप इसी रिजल्ट को क्या रखें, याद रखें। ठीक है, यहां पर भी जो g है, g जो है वो एट सरफेस वाला है, ध्यान रखें। ठीक है, श्योर, क्योंकि वो चीजें देगा, कुछ ना कुछ देगा, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। बाकी आप जी की जगह जीएम अपॉन आर स्क्वायर लिख के इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा एक और सवाल इसमें पूछा गया है, ऑल्सो फाइंड द स्पीड एट अ डिस्टेंस h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। h डिस्टेंस पर आपको बतलानी है स्पीड। तो हमने मान लिया कि भैया जब यहां से चली और जब यहां पर पहुंची तो ये है h हाइट और ये अभी भी ऊपर जा रही है और जिसकी स्पीड है v। जिसकी स्पीड कितनी है, v। तो ये आएगी v बराबर आएगी अंडर द रूट ऑफ v0 स्क्वायर माइनस 2gh r अपॉन r प्लस का h। ठीक है, ये रिजल्ट है, दोनों को याद रखें। ये पहले वाले रिजल्ट पर ऑलरेडी उन्होंने एक सवाल पूछ लिया है। ठीक है, पहले वाले इस रिजल्ट पे 2015 में उन्होंने सवाल पूछा है। आगे अब देखो डिपेंड करता है पेपर को डिफिकल्ट रखें नहीं रखें, क्या करें, वो तो कहीं ना कहीं उनका एक उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी मतलब किसकी मर्जी भैया, एग्जामिनर की मर्जी है, वो जैसा चाहेंगे वैसा वो कर सकते हैं। देखो ये रहा वो सवाल। अब एक्चुअली देखो एस्केप वेलोसिटी मैंने अभी आपको नहीं बताई है, लेकिन आप में से कई लोगों को एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होगा। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ 2gr। ठीक है, इसलिए मैंने बोला इसको आप आगे चल के चेंज कर लोगे। ठीक है, तो सवाल देखो क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v बराबर kve, k इज लेस देन 1 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड v है एस्केप वेलोसिटी। तो आपसे क्या पूछा था, मैक्सिमम हाइट 2021 का नहीं है यार, ये 15 का था कि 21 का था। ये ईयर को क्रॉस चेक करना एक बार, जल्दबाजी में मेरे से ऐसा तो नहीं हो गया 2021 टाइप हो गया हो। ठीक है, तो h मैक्सिमम का जो फॉर्मूला आपको अभी याद है वो तो है भैया v0 स्क्वायर r अपॉन 2gr
माइनस का वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब एस्केप वेलोसिटी देखो, ये सवाल थोड़ा सा जल्दी आ गया, थोड़ा लेट आना चाहिए था। तो एस्केप वेलोसिटी होती है √2gr। तो इस फॉर्मूले को यदि आप आगे चाहो तो लिख सकते हो वी नॉट स्क्वायर आर अपॉन वी का स्क्वायर माइनस का वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर दो तो एच मैक्सिमम जो आएगा, वी नॉट कितना है तो के स्क्वायर वी स्क्वायर आर अपॉन वी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, वी स्क्वायर को कॉमन लेके काटा जा सकता है, तो जो एच मैक्सिमम आने वाला है वो आ रहा है के स्क्वायर आर अपॉन 1 माइनस का के स्क्वायर। के स्क्वायर आर अपॉन 1 माइनस का के स्क्वायर, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है। ठीक है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, ईयर को आप क्रॉस चेक जरूर करना, क्योंकि मुझे लग रहा है 2015 का सवाल होगा, क्योंकि 2015 में ही ऐसा पेपर था डिफिकल्ट टाइप का। 15 से 17 तक काफी डिफिकल्ट लेवल के पेपर थे, उससे पहले वही आसान आसान रहते थे, फिर अचानक से 2015, 16, 17 में पेपर का लेवल बढ़ा था। तो हो सकता है वही सवाल होगा, लेकिन गलती से मैंने यहां पर इसको ऐसे छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो ये तो लगभग आपका काफी हिस्सा कवर हो चुका। अब दूसरा जो सेगमेंट है इसमें सैटेलाइट वगैरह से रिलेटेड है, लेकिन यहां तक पहले देखिए, आप पहले अच्छे से समझिए कि क्या मैं इन चीजों को कवर अच्छे से किया। देखो मैं बोला सैटेलाइट वाला जो सेक्शन है, तो हम यहां पे आगे से सैटेलाइट वाले सेक्शन को करते हैं स्टार्ट। अब देखो सैटेलाइट वाला जो सेक्शन है, मतलब आप एक तरह से ये कह सकते हो ये चैप्टर का दूसरा पार्ट आप इसे मान सकते हो यदि चाहो तो, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो एकदम आसान वाली चीजें, एकदम बिल्कुल आसान थे, फॉर्मूला ही फॉर्मूला। यदि आपका देखो जो बच्चा क्लास 11th का है उसको तो छोड़ दो, लेकिन जो क्लास 12th वाला बच्चा है उसके लिए ये टॉपिक जो था अभी तक का वो पूरा आसान था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होने के कारण उसको ये फॉर्मूले बड़े ही इजीली बनते हैं कि नहीं बनते हैं। और वही सेम टू सेम रिपीट टेलीकास्ट। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, चार्जेस के ऊपर प्लस और माइनस साइन होता है, यहां मास है जिसपे साइन नहीं है। फिर जैसे वहां पे फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, वैसे यहां पर भी हमने वही किया। अब इसके बाद में हम जब चैप्टर के जो नेक्स्ट सेगमेंट में जब एंटर करते हैं, जहां पे हमने हेडिंग लिखी हुई है सैटेलाइट, तो सैटेलाइट में यदि मैं बात करूं तो देखो क्या होता है, सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी है, हेवनली बॉडी, जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है। फिर सवाल उठता है प्लैनेट क्या है भाई? फिर प्लैनेट फिर एक ऐसी हेवनली बॉडी है जो स्टार के चारों तरफ घूमता है। फिर स्टार क्या है? तो स्टार एक ऐसी हेवनली बॉडी है जिसका खुद का लाइट है। ठीक है, अब हम जिसकी बात करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी की, आकाशगंगा, तो उसमें हमारे पास में सन से नीचे आएंगे हमारे पास में प्लैनेट्स, और प्लैनेट से नीचे आएंगे सैटेलाइट। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है कहानी, यहां पे सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है, प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है। सन क्या है? एक तरह से स्टार है। सन के लिए जब हम बात कर रहे हैं हमारे सेगमेंट में, तो हम जिस प्लैनेट की बात कर रहे हैं वो है अर्थ, और अर्थ का जो सैटेलाइट है नेचुरल वाला वो है मून। ये नेचुरल है। ठीक है, ये कौन सा है? नेचुरल है। बाकी सैटेलाइट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट और एक होते हैं आर्टिफिशियल या मैनमेड सैटेलाइट भी इन्हें हम कहते हैं। तो अभी इस चैप्टर में यदि मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो हम यहां पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। मून से रिलेटेड चर्चा हमारी इतनी ज्यादा यहां पर नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। इसको ध्यान रखना भाई, कभी कभी शब्द आ जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी और बच्चा इस उधेड़ बुन में लगा रहता है, अरे ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो हम इसे वीओ या फिर वीसी, क्रिटिकल वीसी, ऑर्बिटल वीओ, इससे भी हम इसे डिनोट करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जैसे मैंने मान लिया ये है आपकी अर्थ, अब अर्थ मानी तो अर्थ का मास m, रेडियस r, वही कहानी है।
अर्थ के लिए मास है आपके पास में कैपिटल एम और जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। अब इसके चारों तरफ एक आर रेडियस के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो सैटेलाइट की जो रेडियस है वो अर्थ के सेंटर से ली जा रही है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर हमने माना ये जो हाइट है सरफेस से यदि h है तो स्मॉल r जो है वो आपका कैपिटल R प्लस h है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालते हैं वही वाला फंडा यहां पर भी लगाते हैं। अब यहां पर ये जो सैटेलाइट है ऐसे मान के चलो चल रहा है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो होगी v0। ठीक है, इसे ही कहा गया है ऑर्बिटल वेलोसिटी। द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट क्या कहलाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है अंडर द रूट ऑफ gm अपॉन स्मॉल r। इस जो सैटेलाइट है मेरा यहां पर, इसका यदि मैंने मास माना है स्मॉल m, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हम जिस प्लेनेट की बात कर रहे हैं उसका मास इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, बेसिक बात है। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिफाइन कैसे किया गया, तो भैया स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, सिंपल। अब इसे यदि मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं आगे अंडर द रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस का h। यदि हमारे पास में h लेस देन r आ जाए तो हम कहेंगे r प्लस h जो है वो अप्रोक्सीमेटली r आ जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर द रूट ऑफ gm अपॉन r, और इसे यदि gr स्क्वायर लिख के आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर द रूट ऑफ gr, और ये जो वैल्यू है लगभग आती है 8 किलोमीटर के आसपास। कितनी आती है अप्रोक्सीमेटली, यदि मैं बात करूं इसको सॉल्व कर लूं। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सरफेस 9.8, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड, पर आवर नहीं है, ध्यान रखना, पर सेकेंड, एक सेकेंड में 8 किलोमीटर। तो ये है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसके अलावा भी थोड़े से फॉर्मूले होते हैं, उनको ध्यान रखना, क्योंकि हम जी का एक फॉर्मूला जानते हैं, यदि आप रिकॉल कर पा रहे हो तो देखो जी बराबर 4/3 पाई रो जी आर होता है। तो V0 जो है वो आपके पास में अंडर द रूट ऑफ जी की जगह आपने लिखा 4/3 पाई रो जी आर इनटू, और आर पहले से ही है तो V0 जो आ रहा है वो आर बाहर अंडर द रूट ऑफ 4/3 पाई रो जी। ठीक है, अब मैंने ये क्यों करवाया, अगेन वही आपसे सवालों में पूछा जाता है, कैसे कि भैया कोई प्लेनेट है जिसका मास अर्थ के मास की तुलना में इतना है, रेडियस उतनी है, तो मास और रेडियस यदि प्लेनेट की दे रखी है तो इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करेंगे, और यदि सिर्फ रेडियस के बारे में बोला है तो इस वाले फॉर्मूले से कंपैरिजन करना है। तो फॉर्मूले दोनों आपको पता होना जरूरी है, फॉर्मूले आपको दोनों पता होना जरूरी है। बात समझ में आ रही, मास और रेडियस दोनों बदलेंगे तो यहां से काम करेंगे, रेडियस बदलेगी तो सिर्फ यहां से काम करेंगे, सिर्फ रेडियस बदलेगी तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया है आपको। अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपकी एस्केप वेलोसिटी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वही द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड बाय विच when an object is thrown, when an object is thrown from surface of a planet, then it reaches to, अब देखो मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हम लोग प्लेनेट में क्यों करना है, हमें तो अर्थ की बात करनी है स्पेसिफिकली, तो अर्थ ही रहने दो, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ देन इट रीचेज टू इंफिनिटी, या हम कहते हैं इट
reaches where it reaches out of Earth's gravitational field. अब चूंकि मैंने यहां अर्थ लिखा है, इसके लिए अर्थ आ गया, प्लेनेट लिखता तो प्लेनेट का आता, या फिर हम इसको दूसरी भाषा में यह भी कहते हैं कि जो वो स्पीड जिससे किसी पार्टिकल को फेंका जाए तो वो कभी लौट के धरती पर वापस न आए। वो स्पीड जिससे किसी पार्टिकल को यदि थ्रो किया जाए तो लौट के वापस धरती पे न आए, मतलब वो चला जाए अंतरिक्ष में। तो ये हमारे पास में अर्थ है, रेडियस r है, मास m है, वही कहानी है सब। यहां से आपने किसी को थ्रो किया VE, एस्केप वेलोसिटी VE, लौट के कभी वापस आना नहीं चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला आता है वो आता है अंडर द रूट ऑफ 2gm अपॉन r। gm की जगह gr² लिखोगे तो ये आएगा अंडर द रूट ऑफ 2gr, जिसे सॉल्व करने पर वैल्यू आती है लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर अर्थ। ध्यान रखना, ये जो एस्केप वेलोसिटी मैं लिख रहा हूं किसके लिए? अर्थ के लिए यहां पर बात हो रही है। अगेन g की वैल्यू डालोगे 4/3 पाई रो जी आर, तो एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बनेगा r अंडर द रूट ऑफ 8/3 पाई रो जी। कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है? ये वाला कब करना है? जब आपको बोला जाए कि कोई ऐसा प्लेनेट है जिसका मास अर्थ की मास की तुलना में इतना है, रेडियस इतनी है, तो उस प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। ये कब करना है? जब आपसे बोला जाए किसी प्लेनेट की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ की तुलना में इतना है और उस प्लेनेट की रेडियस अर्थ की तुलना में इतनी है, तब ये वाला फॉर्मूला आप लगा पाओगे। और यदि सिर्फ और सिर्फ रेडियस के बारे में बोला जाए, कोई तो भी एक ऐसा प्लेनेट है जो अर्थ जैसा है लेकिन उसकी जो रेडियस है तो ये है, सिर्फ रेडियस का कंपैरिजन करना हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये 3 फॉर्मूले पर 3 वैरायटी के सवाल यहां पर बनते हैं जिन्हें आपको यहां पर देखना है। अर्थ के लिए मैंने यहां पर आपको वैल्यू निकाल के ऑलरेडी दे दी है। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया तो अब हमारे पास में अगला पॉइंट है ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी। अरे रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्रिटिकल नहीं होगा यहां पे, यहां आएगा एस्केप। तो देखिए जरा, ऑर्बिटल वेलोसिटी थी अंडर द रूट ऑफ gr और एस्केप वेलोसिटी थी अंडर द रूट ऑफ 2gr। तो दोनों को यदि मैं कंपेयर कर लूं तो एस्केप वेलोसिटी आएगी √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, कितनी ज्यादा है भाई ये, कितनी ज्यादा है ये? तो डेल्टा V अपॉन V कितना है? तो VE माइनस VO अपॉन VO, तो ये आएगा √2 माइनस 1 टाइम्स ज्यादा है। और परसेंटेज में यदि मैं बात करूं तो 41% ज्यादा है। परसेंटेज में यदि मैं बात करूं तो ये 41% यहां पर ज्यादा है। नाउ अब किसी सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी की यहां पर बात हो रही है। क्या है कहानी? कहानी ये है कि ये है आपकी अर्थ। देखो कहानी वही, अर्थ के आजू बाजू में ही घूम रही है बार बार। रेडियस है r, मास है m। मान के चलो कोई सैटेलाइट है जो यहां पर चक्कर लगा रहा है। कोई सैटेलाइट है जिसका मास m है और ये v0 स्पीड से h हाइट पर चक्कर लगा रहा है, तो ये रेडियस r हो गई। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो कितनी बनेगी? तो आप कहोगे सर जी हमने माना ये जो है सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है इसका जो मास है वो मैंने स्मॉल m मान लिया। तो स्मॉल m मान लिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी भैया? ½ m v0 स्क्वायर। सॉल्व करोगे ½ m,
वी नॉट आएगा अंडर द रूट ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर, तो ये आएगा जी एम अपॉन स्मॉल आर। तो सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आपके पास में बनेगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। यस और नो? आसान है काइनेटिक एनर्जी निकालना। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है कैपिटल आर प्लस का एच, किसी सैटेलाइट की उसके ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी की यदि मैं बात करूं तो कहानी में वही देखो, वही सारी बार बार कहानी, वही सारे डायग्राम, सब कुछ वही है। ये यहां पर ऐसे घूम रहा है, h हाइट रेडियस r में एक सैटेलाइट, मास स्मॉल m है, और ये आपका v0 से घूम रहा है। तो भैया इसकी जब पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूंगा तो कितना आएगा? -G(m1 m2 अपॉन r12), ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी किसकी? सैटेलाइट की। काइनेटिक क्या आई? पॉजिटिव। पोटेंशियल क्या आई? नेगेटिव। काइनेटिक कितनी आई? Gmm अपॉन 2r। पोटेंशियल कितनी आई? -Gmm अपॉन r। सो टोटल कितनी आएगी फिर? तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो टोटल एनर्जी आएगी, देखो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r। सॉल्व करोगे तो देखो भैया ये आ गई, टोटल एनर्जी आ गई -G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। यस और नो? ये आ रही है। यस और नो? अब कुछ चीजें और देखो, चूंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब सैटेलाइट जो है वो आपका प्लेनेट से बंधा हुआ है। सिंस द टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, सिंस टोटल एनर्जी क्या है? नेगेटिव। अब जब चूंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब सैटेलाइट प्लेनेट से बंधा हुआ है। यस? यस और नो? बिल्कुल। सो वहां पर हम बाद में और चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर अभी एक और चीज देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉड ऑफ टोटल एनर्जी ऐसे कहा जा सकता है। टोटल एनर्जी जो है वो माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी कही जा सकती है। पोटेंशियल एनर्जी से यदि मैं रिलेशन देखूं तो क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी है, या कहिए टोटल एनर्जी जो है वो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। यस और नो? तो ये रिलेशन यहां पर बनते हैं, और मैं इसे कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स या -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी को कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का माइनस टाइम्स आधा। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप मॉड लगा लीजिए, क्योंकि काइनेटिक पॉजिटिव होगी इसलिए। ठीक है? तो ये कुछ चीजें हमने यहां पर देखी हैं। अब मेन बात करते हैं मुद्दे की कि भैया टोटल एनर्जी क्या है? नेगेटिव है। तो चूंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो किसी सैटेलाइट को यदि आपको उसे फ्री करना है तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे देनी होगी, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे देनी होगी। उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। देखो मैंने बोला टोटल एनर्जी कितनी आई? माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। मैंने बोला यहां पर क्या बोला? सिंस टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, इट मीन्स सैटेलाइट इज बाउंडेड टू प्लेनेट, बाउंडेड टू प्लेनेट। प्लेनेट हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ की। तो टू फ्री द सैटेलाइट, टू फ्री द सैटेलाइट, amount of energy required, amount of energy required,
amount of energy required is called as binding energy। तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी आपका मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। कहानी बड़ी ही आसान, चूंकि सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी है उसके ऑर्बिट में वो आई है नेगेटिव, लेकिन किंतु परंतु सिंस वो बंधा हुआ है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब वो बंधा हुआ है, तो उसे फ्री करने के लिए, उसे आजाद करने के लिए हमें जो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाए, उसका पूरा कर्जा यहां पर उतर जाए, तो क्या करना पड़ेगा, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें फिर से यहां पर देनी होगी। यस और नो? उस एनर्जी को कहा गया है बाइंडिंग एनर्जी, उस एनर्जी को कहा गया है बाइंडिंग एनर्जी, और यही यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। बाइंडिंग एनर्जी के बाद में हम यहां पर चर्चा करेंगे कैपलर्स लॉज के बारे में। कैपलर्स लॉज, तो भैया कैपलर सर ने प्लैनेटरी मोशन के रिगार्डिंग 3 लॉ दिए हैं, वो 3 लॉ हमें यहां पर देखने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये कहता है कि भैया एवरी प्लैनेट रिवॉल्व इन elliptical orbits, around the sun, where sun कहां है, sun is situated at one of the foci। अब देखो यहां पर एक परेशानी है, क्या? अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इलिप्स के बारे में सब कुछ आइडिया होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें इलिप्स के बारे में आइडिया नहीं होगा। इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो भैया इलिप्स के बारे में कई लोगों को आइडिया हो सकता है, कई लोगों को नहीं हो सकता, तो क्या करें? तो थोड़ा सा हम इलिप्स का यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन हम किसके बारे में कर लेते हैं? इलिप्स के बारे में एकदम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो हमारे काम की है, मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूं। इलिप्स वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यदि मैं यहां पर ये कहता हूं कि भाई देखो हमें जो पढ़ना है मैं उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं बस, ठीक है, ये ऐसे हमारे पास में बन गया इलिप्स, ठीक है, ये ओरिजिन। यदि यहां पर ये जो इलिप्स बनाया है इसमें ये जो दूरी है ये है आपकी ए, और ये जो दूरी है वो है आपकी बी, ठीक है। तो ए है यहां पर, ये जो इक्वेशन है ये है ए ग्रेटर देन बी, तो ए को नाम दिया गया है सेमी मेजर एक्सिस और बी को नाम दिया गया है सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर समझना है, देखो ये और ये जो 2 पॉइंट है ये होते हैं इलिप्स के फोकाई। क्या होते हैं? फोकाई, ठीक है। क्या होते हैं? फोकाई। अब इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है AE, 0 और इसका आएगा माइनस AE, 0, मतलब ये वाली जो दूरी है वो है AE, तो इधर में भी वही दूरी होगी AE। अरे क्लियर है? अब 2 में से किसी एक फोकाई को आपको करना है फिक्स। भाई सन कोई 2-2 पोजीशन पे थोड़ी होगा, किसी के लिए यहां होगा, किसी के लिए यहां होगा, हम किसी भी एक जगह मान सकते हैं। अब यहां पर एक और चीज आ रही है, वो ये है कि ये जो ई लिखा है आखिर ये ई क्या चीज है?
आखिर ये ई क्या चीज है? तो ई को कहा गया है यहां पर एसेंट्रिसिटी। क्या कहा गया है? एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, जो कि आती है अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से। श्योर? अब यहां पर एक चीज देखिए, वो ये है, मान के चलो ये आपने एलिप्स बनाया, ठीक, ये आपने बना दिया एलिप्स, और यहां पर यदि आपका सन है, मैंने ऐसा मान लिया, तो भैया ये वाली दूरी आ गई आपके पास में AE, और ये वाली पूरी दूरी क्या बन रही है? A। तो यहां से ये जो पूरी दूरी है A प्लस का AE, तो A1 प्लस AE बनेगी, और ये वाली जो दूरी है ये आपकी A1 माइनस का E बनेगी। तो यहां पर ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बनेगी और ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगी। इसे कहा जाएगा पेरिजी या पेरिहेलियन, पेरिजी या पेरिहेलियन, और ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, तो इसे कहा जाएगा एपोजी या एपिहेलियन। ठीक है, पेरिजी और एपोजी। याद रखने का सबसे आसान तरीका, P मतलब पास। अब जाहिर सी बात है, अब ये A आ गया, तो ये सबसे दूर वाला पॉइंट है। बस ये बड़े ही काम की चीजें हैं बेटा, कौन सबसे पास में है और कौन सबसे दूर में है। तो यदि सन मेरा यहां है, तो इस मेजर एक्सिस पे ही आपका सबसे दूर वाला पॉइंट होगा और उसी पर आपका सबसे पास वाला पॉइंट होगा। और यहीं से आपके सारे नियम बनते हैं, जिसमें कैपलर्स लॉज के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने आपके सामने लिखा है फर्स्ट लॉ, दैट इज एवरी प्लैनेट रिवॉल्व in an elliptical orbits around the sun where the sun is situated at one of the foci, where sun is situated at one of the foci। ठीक है, दूसरा जो लॉ है, दूसरा जो लॉ है वो है बेटा लॉ ऑफ एरिया। अब ये क्या कहता है भाई? ये कहता है द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लेनेट, सन से यदि प्लेनेट की तरफ हम एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करें, सन से प्लेनेट की तरफ, यदि हम सन से प्लेनेट की तरफ, DRAWN, ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लेनेट, तो ये कहता है इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है? तो ये मान के चलो हमारा इलिप्टिकल पाथ वगैरह कंप्लीट हो गया, मैंने बोला भैया यहां है आपका सन, मान के चलो यहां से कहीं यहां पर प्लेनेट था ये, और यहां से यहां तक आया, ये एरिया A1 बनाया उसने समय T1 में, और अगली बार कहीं यहां पर ये और ये ऐसे कर दिया, ये वाला एरिया A2 बनाया टाइम T2 में। ठीक है, T1 टाइम में कितना एरिया? A1। ये रेडियस वेक्टर है, ध्यान रखना, T1 टाइम में A1, T2 टाइम में A2। तो मैं ये कह रहा हूं कि इफ T1 बराबर T2 है तो A1 बराबर A2 है, दैट इज A1 अपॉन T1 बराबर A2 अपॉन T2, दैट इज A बाई T होता है कांस्टेंट। और ये जो मैंने A बाई T लिखा है, इसे नाम दिया गया है एरियल वेलोसिटी। क्या नाम दिया गया है? एरियल वेलोसिटी। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी जो होती है वो होती है आपकी कांस्टेंट। पहला लॉ कौन सा पढ़ा? लॉ ऑफ ऑर्बिट। वो क्या कहता है कि एवरी प्लेनेट अराउंड द सन रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। तो भैया सन तो फोकाई पे होना ही चाहिए,
अब जब सन को मैंने फोकाई पे बनाया, उसके बाद में यदि मैं रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूं सन से प्लेनेट, तो भैया इक्वल टाइम में इक्वल एरिया क्या करता है, उस रेडियस वेक्टर से स्वीप आउट होता है। स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना, बराबर। तो ऐसे झाड़ू जैसे लगाने हुए हमने ऐसे बनाया तो इक्वल एरिया बनेगा। क्या बनेगा? इक्वल एरिया बनेगा। का किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और जो तीसरा है वो है बेटा लॉ ऑफ पीरियड्स। तीसरा कौन सा है? लॉ ऑफ पीरियड्स, जो ये कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड सन, ऑफ प्लेनेट अराउंड सन, द टाइम पीरियड नहीं, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड सन is directly proportional to cube of किसके? सेमी मेजर एक्सियल डिस्टेंस, सेमी मेजर एक्सियल डिस्टेंस दैट इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, या आप कहिए टी प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3/2। ये कहने में बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टेटमेंट में, इसलिए हम ऐसा कहते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, बोलो भाई, चीजें आसान हैं, बस हो चला खत्म, भागो मत, डरो मत, थोड़ा ही और बचा है। देख रहे हो ना स्लाइड 60 पे पहुंच गए, 75 है, ये खाली, 2 खाली, 3 खाली, 1-2 ही स्लाइड खाली है। यहां पर हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में हमें बात करनी है टाइम पीरियड की। तो देखो ये हमने माना, कोई भी चीज ले लो, सन लेना है तो प्लेनेट का टाइम पीरियड निकलेगा। प्लेनेट माना, जैसे मैंने माना ये अर्थ है ना, इसकी रेडियस यहां पर कैपिटल आर है, मास एम है, और आपका कोई सैटेलाइट यहां पर घूम रहा है, स्मॉल आर बराबर आर प्लस का एच। एच कहां से कहां तक है? ये एच है, व्हाइट वाली लाइन आर है। ठीक है, कलर डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ओके, तो भैया टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर है। और यहां पर देखो, और वी नॉट कितना आएगा? तो अंडर द रूट ऑफ जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। तो भैया जी टाइम पीरियड आएगा 2 पाई, आर की जगह आर रहने दो, अपॉन अंडर द रूट ऑफ जी एम, और आर ऊपर चला जाएगा तो आर की पावर आएगी 3/2, जिसे हम आगे लिख सकते हैं टी बराबर 2 पाई अपॉन अंडर द रूट ऑफ जी एम और आर प्लस एच की पावर 3/2। स्क्वायर यदि मैं कर लेता हूं तो टी स्क्वायर बराबर आएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम और आर प्लस एच का होल क्यूब या स्मॉल आर क्यूब, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, ये टाइम पीरियड निकल के आने वाला। अब ये टाइम पीरियड का यूज कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो देखो यहां पर सारी चीजें हैं कांस्टेंट, यहां पर सारी चीजें क्या हैं? कांस्टेंट हैं। और यदि ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो जरा देखना यहां पर, टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम और आर क्यूब, कांस्टेंट हटा लोगे तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब ये यहां पर भी वैलिड है। ठीक है, ये यहां पर भी वैलिड है। इस पर आपको सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है,
मतलब कोई प्लेनेट इतनी रेडियस इतने सर्कुलर ऑर्बिट में है, उसकी सर्कुलर ऑर्बिट को दुगना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, एटसेट्रा। ठीक है, सवाल ऐसे बनते हैं, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात होगी? वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और यहां पर एक चीज और करते हैं हम लोग, हो चला खत्म, मतलब वो ये है कि फॉर सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ, क्लोज टू अर्थ का मतलब क्या आएगा, H लेस देन R, यही आएगा कि नहीं आएगा? तो आप देखो आपके पास में टाइम पीरियड है 4 पाई स्क्वायर, अरे सॉरी 2 पाई अपॉन अंडर द रूट ऑफ G कैपिटल M है, और यहां पर क्या है, यहां है R प्लस H की पावर 3/2, सही है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 पाई अपॉन रूट GM और ये आएगा R की पावर 3/2। अच्छा आगे देखो, क्या मैं इसे लिख सकता हूं t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ GM की जगह मैं लिख दूं GR स्क्वायर और यहां है R की पावर 3/2। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो भैया जी ये सॉल्व करने पर आएगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ R अपॉन G, लेकिन ये कब आएगा, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, और इसमें डेटा डाल के यदि मैं सॉल्व कर लूं तो ये आएगा 84.6 मिनट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट का टाइम पीरियड। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ऐसे ही बनेगा, बन गया तो यही सवाल सीधा सीधा बन जाए, आपको पता लगा यही सवाल पूछ लिया, डायरेक्टली पूछ सकते हैं भाई। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि है, नहीं भैया, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यहां पर ऐसा नहीं है। अगला है वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट में किसी प्लैनेट की वेलोसिटी, तो देखो ये हमने एक ड्रॉ कर दिया इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, इलिप्टिकल ऑर्बिट यहां पर ड्रॉ कर दिया, हमने माना ये है सन, ठीक है, ओके, ये वाली दूरी a है। तो यहां पर देखो एक बड़ी काम की जो चीजें हैं वो बस इतनी है कि देखो ये वाला पॉइंट आएगा एपोजी, तो ये हमने लिख दिया VA, और ये वाला पॉइंट आएगा पेरिजी, तो ये हमने लिख दिया VP। तो सवाल आपको एपोजी और पेरिजी पर ही पूछा जाता है, तो VP जो आएगा वो आएगा अंडर द रूट ऑफ G कैपिटल M अपॉन A 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E, और VA जो बनेगा एपोजी पर ये आएगा अंडर द रूट ऑफ GM अपॉन A 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E, जहां पर A का मतलब है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, और कैपिटल M जो है यहां पर मास ऑफ प्लेनेट नहीं है, मास ऑफ सन है, ध्यान रखें। अब इस फॉर्मूले को यदि आप देखोगे तो VP क्या है, पेरिजी पर स्पीड जो कि आएगी मैक्सिमम स्पीड, और VA क्या है, एपोजी पर स्पीड जो आएगी मिनिमम स्पीड। ये आपको पता होना चाहिए कहां पे स्पीड ज्यादा है कहां कम है। मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूं, सीधा मैंने यहां पर रिजल्ट लिखा है, क्योंकि देखो डेरिवेशन में कोई मतलब नहीं है, ये आपका टाइम ही यहां पर वेस्ट होगा, उससे ज्यादा और कुछ भी यहां पर नहीं होने वाला है, ठीक है। एक चीज और बची है लास्ट, दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये क्या है भाई, तो ऐसा सैटेलाइट जो धरती से देखने पर विरामावस्था में दिखाई दे, उसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उसे हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहां पर कहते हैं, ठीक है, एकदम आसान है डेफिनेशन। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट जिसे धरती से देखा जाए तो वो रेस्ट पे दिखाई दे, उसे कहते हैं हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। द सैटेलाइट विच अपीयर्स एट रेस्ट, विच
appears at rest when observed from earth, when observed from अर्थ, धरती से देखने पर जो सैटेलाइट विरामावस्था में दिखाई दे उसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब इसकी कहानी वही है कि अब ये धरती से देखने पर यदि रेस्ट में दिखाई दे रहा है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो धरती के साथ साथ में ही चलता रहे। मतलब मान चलो यहां पर एक कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और मैं धरती पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरे चूंकि धरती भी घूम रही है, अपनी जगह पर भी घूम रही है और सन के चारों तरफ घूम ही रही है, तो भैया वो उसको तो धरती के चारों तरफ रहना है और उसकी पोजीशन को यदि फिक्स रखना है तो उसको ऐसे ही घूमना पड़ेगा, ऐसे ही घूमना पड़ेगा। तो कुछ पॉइंट यहां पर आपको पता होने चाहिए और वो क्या है कि इसका जो टाइम पीरियड है किसका भैया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, कितना घंटा होना चाहिए, 24 घंटे होना चाहिए। सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए अर्थ के जैसा, लेकिन अर्थ का कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। धरती कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। सही है क्या, अरे बोलो भाई, सही है या गलत है, वेस्ट टू ईस्ट। टाइम पीरियड 24 घंटे होना चाहिए, सेंस ऑफ रोटेशन अर्थ के जैसा होना चाहिए। लिख दो यहां पर, ये एक्चुअली क्या है, सेम एज अर्थ, क्योंकि यदि सेम नहीं हुआ तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी। पता लगा मैं धरती पर इधर से इधर घूम रहा हूं और वो आपका इधर से आ रहा है, तो मिलेंगे ही नहीं फिर तो। फिर और एक और चीज यदि मैं बात करूं, कॉन्सेंट्रिक टू इक्वेटर, कॉन्सेंट्रिक टू इक्वेटर, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। डेफिनेशन क्या कहती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, तो ऐसा सैटेलाइट जो धरती से देखने पर विरामावस्था में दिखाई दे उसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यस, इसकी जो हाइट निकल के आती है वो कितनी निकल के आएगी, क्या सोचा है कभी हमने? तो भैया पहले तो आप देखो, इसका सैटेलाइट का टाइम पीरियड मुझे पता है। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2 पाई अपॉन अंडर द रूट ऑफ GM और R प्लस H की होल पावर 3/2। अब मुझे यहां पर पता है टाइम पीरियड आएगा 24 आवर्स। इसको यदि मैं सॉल्व कर लूं तो H जो आएगा वो आएगा लगभग 36,000 किलोमीटर, जिसे अप्रोक्सीमेटली 6R के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यस और नो, 6R 36,000 के आसपास मुझे लगता है। सॉल्व करोगे 6 छंग 36, 6 चौका 24, 4 3900 कुछ आसपास आ जाए। ठीक है, लगभग उतने किलोमीटर तक इसकी हाइट है। और ये कहां से, सरफेस से, सेंटर से मेजर करोगे तो 7R हो जाएगी। क्यों, अर्थ की खुद की भी तो R है। यस और नो, लगभग 6R, लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास। और ये यहां पर होता है मेन पॉइंट खत्म, चैप्टर भी खत्म। यहां एक चीज और रह जाती है जिसे हम कहते हैं वेटलेसनेस। वेटलेसनेस थ्योरेटिकल टॉपिक है, सिंपल है। जिन्होंने NLM देखा हुआ है, जिनको NLM आता है, उनके लिए कुछ भी नहीं है यहां पर। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका अपरेंट वेट यदि 0 हो जाए तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस, जो कि सैटेलाइट में ऑब्जर्व की जाती है। कहानी समझना, मैंने क्या बोला कि देखो आपका धरती पर जब हम खड़े होते तो हमारा जो वेट आता है वो आता है ट्रू वेट, क्योंकि हमने धरती को क्या माना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या दिक्कत होती है भाई, जिसका एक्सेलरेशन होता है। तो भैया अर्थ का खुद का भी एक्सेलरेशन, लेकिन चूंकि हम अर्थ से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो अर्थ को हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रखा है। तो उसकी तुलना में यदि कोई चीज एक्सेलरेट हो रही है तो वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब जो सैटेलाइट है आपका, उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो स्पीड है वो भले ही कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मतलब वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी हो गई। और जो अपरेंट वेट होता है, जो वो किससे डिफाइन किया जाता है, वेट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वेट इज नथिंग बट W बराबर mg। लेकिन वो मिलता कैसे है रीडिंग स्केल पर, द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाई द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाई द सरफेस।
और वो आता है आपके पास में R बराबर mg माइनस ए। ठीक है, अब यदि A बराबर G हो जाए, लिफ्ट का केस में समझा रहा हूं, यहां पर लिफ्ट से हमें समझ में आता है, तो R बराबर क्या हो जाता है 0। तो ये जो अपरेंट वेट 0 होता है कब हमें दिखाई देता है, जब आपकी लिफ्ट जो है, जब आपकी लिफ्ट का एक्सेलरेशन A बराबर G डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, तो उस समय आपको R बराबर 0 यहां पर मिलता है। यस और नो? रीडिंग स्केल में 0 हो जाती है कब, जब हम नीचे गिर रहे हैं, तो हम फ्री फॉल वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। वही सिचुएशन हमें मिलती है कहां, सैटेलाइट में, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो वहां पर मिलता है टोटल, वो आपका होता है 0। तो उस सिचुएशन को कहा गया है वेटलेसनेस। ठीक है, बस दैट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड हेंस द चैप्टर इज फिनिश। हेंस द चैप्टर इज फिनिश। ठीक है, अब इसके बाद में आप सीधा लाइव सेशन में ज्वाइन करेंगे, तो वहां पर आपको न्यूमेरिकल्स डिस्कस कराए जाएंगे। थियरी पोर्शन हमने इतना मैक्सिमम थियरी पोर्शन हमने कवर कर लिया है। चूंकि मैंने कोशिश करी थी बीच बीच में भी एक दो सवाल रखने की, ज्यादा क्वेश्चन यदि मैं रखता तो ये थियरी वाला सेगमेंट काफी लंबा हो जाता। मैंने वैरायटी डिस्कस करते हुए चला हूं आपके साथ साथ में कि भाई ऐसी वैरायटी के सवाल यहां पर बन सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो थी कहानी। इसके बाद हम आज के लेक्चर को यहीं पे करेंगे बाइंड अप, समअप करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए